ये कंपोनेंट ऑफ सेल क्या है, मतलब कि सेल के अंदर क्या कौन से कंपोनेंट जरूरी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई चीज ज्यादा होती है वो अपने आप चली जाती है कम की ओर। एग्जांपल ले लेते हैं, एक वाटर टैंक है फुल्ली भरा हुआ है, उसके बराबर में खाली टैंक है, तो खाली टैंक अगर जो चीज बनती है वो इस जगह ही क्रिएट होती है, मतलब कि एनर्जी बन रही है, प्रोटीन बन रहा है या कुछ और लिपिड्स बन रहे हैं, जो भी चीज बन रही है वो इस साइटोप्लाज्म के जगह पर ही बनती है, साइटोप्लाज्म में ही। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा कि सेल बेसिक सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल के बारे में जनरल बातें जितनी भी थी हमने सारी पढ़ ली। और सेल के बारे में और सेल थ्योरी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सब पढ़ लिया हमने। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है, ये कंपोनेंट ऑफ सेल टॉपिक के ऊपर है, 9th क्लास के ऊपर सीबीएसई से। तो ये कंपोनेंट ऑफ सेल क्या है, मतलब कि सेल के अंदर क्या कौन से कंपोनेंट जरूरी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल हैं जो कि हर किसी सेल में होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो एक करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे, देन और आगे कुछ और नॉलेज देखेंगे सेल के ऊपर। तो पहले ही है पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेल, पहला ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये किससे बनी होती है, ये क्या है, ये सब हमें जानना होगा। देन देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड होते हैं फैट के मॉलिक्यूल्स लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है। देन आगे बढ़ते हैं, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मींस इट अलाउज और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। मतलब कि हमारे सेल मेम्ब्रेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारे सेल के लिए। कैसे, कोई भी बाहर कोई मटेरियल होगा तो उसको अंदर लेना है, जो कि अंदर होगा उसे बाहर छोड़ना है, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। किसकी चाहिए होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो वो परमिशन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर शो करती है। जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि कुछ मटेरियल को अंदर आना और कुछ मटेरियल को बाहर छोड़ देना, ये इसका नेचर है। थर्ड पॉइंट इज, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लांट सेल में नहीं होती। आउटर मोस्ट प्लांट सेल में अवेलेबल तो है पर आउटर मोस्ट लेयर नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, इट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल होती है, नॉट रिजिड, हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जिस मर्जी शेप की हो सकती है। देन आगे देखते हैं और पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल। हमारे एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर पाए जाने वाला एक कॉमन कंपोनेंट सेल है, जिसमें दोनों पाया जाता है, एनिमल और प्लांट दोनों पाया जाता है। सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन ने इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा से समझाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे वर्क करती है। और कुछ बेसिक फंक्शन हमारे सेल मेम्ब्रेन के हैं। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब कि जब भी हमारा कोई मॉलिक्यूल इनसाइड जाएगा एंड आउटसाइड जाएगा, उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब कम ज्यादा बताने के लिए, सेल के अंदर कम है ज्यादा है, इसे बताने के लिए सेल मेम्ब्रेन बताती है कि मॉलिक्यूल की मात्रा कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। अब आता है अगला पॉइंट, क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। मतलब कि जो सेल की शेप है वो कौन कंसीडर करता है, वो कंसीडर करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ओके, देन पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब तक हमने देख लिया है बहुत सारे टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन देख लिए हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो एक और टॉपिक लाया हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। कुछ तरीके होते हैं जो फॉलोइंग वेज हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं मॉलिक्यूल्स का। बाय डिफ्यूजन, बाय ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को डेफिनेशन मतलब डिफाइन करने से पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयंस फ्रॉम a region of higher concentration to region of lower concentration is called as diffusion। मतलब कि सॉल्यूट और आयंस की ट्रांसपोर्टेशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई ज्यादा अमाउंट में चीज होगी वो ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की ओर ट्रेवल हो जाती है।
इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई चीज ज्यादा होती है वो अपने आप चली जाती है कम की ओर। एग्जाम्पल में लेते हैं, एक वाटर टैंक है, फुल्ली भरा हुआ है, उसके बराबर में एक खाली टैंक है। तो खाली टैंक, अगर इन दोनों को टैंक को अटैच कर दिया जाए बाय द पाइप, तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में जो वाटर है वो कम की ओर अपने आप ही ट्रेवल हो जाएगा और इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी। तो एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जा रहा है। इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। देन आगे देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, सेम टू सेम प्रोसेस है और ये सॉल्वेंट और आई वाटर के लिए होती है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसमें भी है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें एक और चीज ऐड कर दीजिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर बहुत ही स्मॉल स्मॉल माइन्यूट से पोर्स होते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर और सॉल्वेंट को ट्रेवल करा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन हम समझ लेते हैं एक और चीज, अगर कोई भी चीज सराउंडिंग से एंटर कर चुकी है सेल के अंदर तो उसे कहते हैं एंडोस्मोसिस, एंटर कर चुकी है क्योंकि वो। अगर कोई भी इनर सेल से आउटर सराउंडिंग में जा चुकी है तो क्या उसे कहते हैं एक्सोस्मोसिस। देन एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस एंटर और एग्जिट के अकॉर्डिंग ही होता है। देन आगे पढ़ते हैं एक और टॉपिक जो कि कौन सा है, बाय डिफ्यूजन बाय ऑस्मोसिस से हमारा कुछ सेल का शेप जो होता है चेंज हो जाता है, कंपोजिशन ऑफ सेल चेंज हो जाता है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा किन किन शेप में सेल आ जाता है, कौन कौन से सॉल्यूशन बनते हैं, ये हम सभी पढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अभी तक हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ लिया है और मैंने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू हमारे सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं जिसके हिसाब से कंपोजिशन ऑफ सेल बदल जाता है। हमारे सेल की बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसे समझने के लिए हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि पहला सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक, तीसरा है आइसोटोनिक। तो पहले से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ सेल इज मोर देन इनसाइड ऑफ सेल ड्यू टू इट्स सेल लॉसेस वाटर एंड बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड। देन ये बोल रहा है कि जब भी सेल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा बाहर कम होती है तो क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल हो जाती है। मतलब कि ये सॉलिड पार्टिकल जो है सेल के बाहर ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तैयार किया है। जैसे कि एक कंटेनर में हमने वाटर के साथ शुगर को ऐड करा है जो कि सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा और उसमें हमने एक किशमिश जो कि सेल की तरह एक्ट करने वाली है तो डाली है। तो किशमिश डालते ही, रेसिन डालते ही इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा कौन कर रहा है, शुगर कर रहा है। कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है शुगर की वजह से वाटर के अंदर। देन सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो सेल का पानी जो है बाहर ट्रेवल हो जाएगा। देन हमारा जो रेसिन है, किशमिश है, वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से वजह क्या है, सिर्फ उसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्योंकि हमारा सेल जो है ऐसी कंडीशन फेस करता है हमारी बॉडी के अंदर भी। हमारी बॉडी के अंदर कैसे फेस करता है, जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जब हमारे सेल के बाहर ज्यादा हो जाते हैं तो सेल के अंदर जितना भी पानी होता है वो बाहर, अंदर से बाहर की ट्रेवल हो जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है। ये सिचुएशन हमें एनसीईआरटी ने दिखा रखी है ब्लड सेल के ऊपर। देन हम समझते हैं अगला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। When the concentration of solution outside the cell is lesser than that of cytoplasm of cell due to excessive endosmosis, cell swell up and animal cell may burst। ये बोलता है कि अगर सराउंडिंग में कंडीशन ऐसी हो जाए, सराउंडिंग में पानी ज्यादा हो जाए। अभी कंडीशन क्या थी हमारी कि सेल के अंदर पानी ज्यादा है मात्रा, और अब क्या है, सेल के सराउंड में ज्यादा मात्रा है पानी की और सॉलिड पार्टिकल अब कहां ज्यादा है, सेल के अंदर। देन क्या होगा, सारा का सारा जो सराउंडिंग में पानी है वो अंदर की ओर एंडोस्मोसिस के थ्रू अंदर आ जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगा। इसका मतलब तो ये है। अब समझे कैसे जब, तो हमने एक और सॉल्यूशन तैयार करा है जिसके अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी डाला है। तो इसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हमने श्रिंक वाली जो किसमें से उठा के इस सॉल्यूशन डाल दी। देन क्या होने वाला है, तो वो वाटर जो भी सराउंड में था अब सॉलिड पार्टिकल जो कि इसमें सेल के अंदर ज्यादा थे उसकी ओर बढ़ जाएंगे और एंडोस्मोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्यू टू एक्सेसिव वाटर और अराउंड जो भी है उसके वाटर जो है तो उसके अंदर जाने की वजह से सेल का हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और किसमिस स्वेल हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर मात्रा ज्यादा होती है सराउंड में और सेल के अंदर मात्रा कम होती है किसकी, पानी की।
तो अगला देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द concentration of cytoplasm of the cell, it is the called as isotonic solution। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि जब हमारे सेल में बाहर और अंदर दोनों तरफ वाटर की क्वांटिटी इक्वल रहती है, देन कुछ भी नहीं होता ऑस्मोसिस, वहां पर ना अंदर एंडोस्मोसिस होगा ना एक्सोस्मोसिस होगा, सिर्फ तो सिर्फ क्या होगा, सिंपल इक्वल रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है मेंटेन रहना, सेल का कंपोजिशन मेंटेन रहना। तो इसके लिए हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, एक और कंटेनर लिया है जिसके अंदर सिर्फ वाटर डाला है और यहां से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाली जो सेल है इसमें से उसे के वापस इसमें डाल दिया, तो डाला तो इसके अंदर ना ही वाटर की कमी थी ना ही इसके बाहर कमी थी, दोनों की तरफ इक्वल पानी था। वाटर की क्वांटिटी अंदर भी सेम है और बाहर भी सेम है, तो वाटर ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, और इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देन आगे पढ़ते हैं एक और टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियस। ये हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल है जो कि सारे के सारे सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। मतलब कि ये पहली लाइन हमें बता रही है कि न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोलर ऑफ सेल होता है, जो पूरी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जो भी सेल के द्वारा एक्टिविटी होती है, कुछ भी हो रही हो, दो तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने बताया था, याद करो, दो तरह की एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, एक मेटाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक। जब कोई डिवाइड हो रहा हो, टूट रहा हो, टूट के दो सेल बन रही हो, उसे कहते हैं मेटाबॉलिक, मतलब कि ब्रेक डाउन होना। तो मेटाबॉलिक किसके लिए आता है, ब्रेक डाउन होना। जब कोई चीज सेल के द्वारा सिंथेसिस हो रही हो, बन रही हो, उसे कहते हैं क्या, कैटाबॉलिक। तो एक्टिविटी जो है इसे हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर एक्टिविटी कह रहे हैं। इन दोनों को कहते हैं सेलुलर एक्टिविटी। जो सेल के द्वारा एक्टिविटी होती है, चाहे वो मेटाबॉलिक हो चाहे वो कैटाबॉलिक हो, तो उसको कहते हैं क्या, सेलुलर एक्टिविटी। वो सेलुलर एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है, और इसी की वजह से हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहलाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहलाता है इसी के लिए। तो थर्ड लाइन क्या है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। फोर्थ लाइन क्या है, इन यूकैरियोट्स सेल ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मतलब कि दो तरह के सेल हैं, हम पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, मैं तो बताता हूं। यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है कि जिसके पास ये मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अदरवाइज जिसके पास नहीं होगी तो वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो हमारे यूकैरियोट्स के पास होता है और प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता। मतलब कि पुराने जमाने वाले जो कि न्यूक्लियस धारण रहने वाले जो सेल है उनके पास नहीं होगा, यूकैरियोट्स के पास होगा। और पांच लाइन, इट हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इसको डबल लेयर को ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो कि न्यूक्लियस के पास होती है, जो कि इसे डिफरेंशिएट करती है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। अब पढ़ते हैं इसके फंक्शन। तो अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, देन हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे इसका अभी देखा था ये कुछ और भी काम करता है, उसके फंक्शन देखते हैं। न्यूक्लियस के फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। मतलब कि ये न्यूक्लियस एक सेल से दो सेल जब बनती हैं तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, इसमें सेल साइकिल का बहुत रोल होता है। मतलब कि एक सेल से दो सेल बनना, दो सेल से तीन सेल बनना, जब ये सेल डिवाइड होते हैं, एक से दो बनते हैं, डिवाइड होते हैं, तो सेल साइकिल, उसे सेल साइकिल कहा जाता है। तो सेल साइकिल को रेगुलेट कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। और इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पेरेंट्स के अनुवांशिक गुण जो है, जो वो कैरी करते आ रहे हैं अपनी पीढ़ी से, अपने पापा मम्मी से, अपने पेरेंट्स से जो कैरी करते हुए आ रहे हैं, तो वो जो गुण है, जो ट्रांसमिशन है, उसका जो अनुवांशिक गुण है, वो ट्रांसमिशन जो करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। वो कैसे करता है, वो अपने क्रोमोसोम के थ्रू वो कैरेक्टर को
ट्रांसमिशन करता है एक सेल से दूसरे सेल में। जब एक सेल डिवाइड होता है तो दूसरे सेल भी उसके तरह अपना डीएनए, अपने क्रोमोसोम तैयार करते हैं। तो डीएनए और क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, आनुवंशिक गुण होते हैं। तो वही चीज कंट्रोल करता है न्यूक्लियस हमारा। देन आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारा सेल कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, जो कि हर किसी सेल में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट होता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1862। मतलब कि न्यूक्लियस के बाद डिस्कवर होने वाला एक दूसरा सेल कंपोनेंट है जो कि कोलिकर के द्वारा खोजा गया था। इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। मतलब कि पाथवे है, एक तरह का जगह है जो कि बायोसिंथेटिक, जो भी चीज होती है बायोलॉजी, मतलब कि हमारे सेल के द्वारा जो भी चीज बनती है वो इस जगह ही क्रिएट होती है। मतलब कि एनर्जी बन रही है, प्रोटीन बन रहा है, या कुछ और लिपिड्स बन रहे हैं, जो भी चीज बन रही है ना वो इस साइटोप्लाज्म के जगह पर ही बनती है, साइटोप्लाज्म में ही बनती है। और वो सेल ऑर्गन द्वारा बनाई जाती है। इट कैन बी डिवाइड टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड करा गया, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल। Aqueous solution part contain various fibrous protein forming cytoskeleton। मतलब कि जो सेल साइटोस्केलेटन है, साइटोप्लाज्म की बॉडी है, वो दो पार्ट से बनी हुई है। सॉरी, ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन पार्ट से बनी हुई है, जो कि 90% वाटर से बना हुआ है, 7% प्रोटीन से बना हुआ है, 2% कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, और 1% इसके अंदर क्या है, कुछ अदर पार्ट एटीसी हैं, कुछ अदर पार्ट है। अब सेल ऑर्गन पढ़ते हैं। सेल ऑर्गन क्या है, हमारे कुछ लिविंग पार्ट होते हैं जो कि सेल के, जो कि डेफिनेट स्ट्रक्चर होते हैं, डेफिनेट मेम्ब्रेन द्वारा इनक्लोज होते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन को ही हमें आगे जाके, हमें सेल ऑर्गन को ही हमें आगे जाके पढ़ना है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने सेल ऑर्गन के बारे में। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़े। जैसे कि हमारा कंपोनेंट सेल पहले क्या था, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, फिर हमारा था न्यूक्लियस, और फिर हमारा था हमारा साइटोप्लाज्म। जो जितने टॉपिक इसके अंदर आते हैं वो सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगले जो वीडियो है हमारी, थर्ड पार्ट जो है इस चैप्टर का, वो हमारा होगा किसके बारे में, सेल ऑर्गन के बारे में। सारे के सारे सेल ऑर्गन को डीप तरीके से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। देन ठीक है, बाय बाय।